हेलो नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पाने के लिए। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इन्वायरमेंटल लॉ। देखो, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इससे पहले ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर डाल रखा है इन्वायरमेंटल लॉ का इंट्रोडक्शन। उसको जाके आप देखो, फिर ये देखो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इन्वायरमेंटल लॉ का चैनल पे जाना, आप देखना वहाँ पे प्लेलिस्ट है। और उस प्लेलिस्ट को जब आप विजिट करोगे, पूरा इन्वायरमेंटल लॉ का मैंने सारा वीडियोस वहाँ पे अपलोड कर दिया है। कंप्लीट कोर्स है इन्वायरमेंटल लॉ का, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जाकर देख सकते हो। देखो, जब भी मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ ना, स्टार्टिंग में पहले आपको मैं पढ़ाने वाला क्या क्या हूँ, कंटेंट बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चंस। देखो, जनरली जो कंटेंट होता है ना मेरे वीडियोस में, वही क्वेश्चंस भी होता है। जैसे देखो, यहाँ से आपसे क्वेश्चंस क्या क्या पूछा जा सकता है। इन्वायरमेंट जनरली यहाँ पे देखो क्या होता है, दो क्वेश्चंस को मिला के एक क्वेश्चंस पूछा जाता है। कैसे? इन्वायरमेंटल लॉ का मीनिंग पूछ लिया जाएगा, प्लस आप साथ साथ ये बता दो ऑरिजिन ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ। या कभी कभी ऑरिजिन की जगह पे सोर्स को यूज कर लेता है। और मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ प्लस आपसे कभी कभी पूछ लिया जाएगा नेचर एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ। या कभी कभी ये पूछ लिया जाएगा नेचर एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ प्लस आपसे ये पूछ लिया जाएगा वेदर पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ क्या होता है इन्वायरमेंटल लॉ। तो इस तरह से पूछा जाएगा। जब भी मैं कोई लेक्चर स्टार्ट करता हूँ तो आपको क्वेश्चन बताता हूँ ना कि क्या क्या आ सकता है यहाँ से। तो जब ये पूरा कोर्स अपना खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन बैंक दे दूंगा। हर एक टॉपिक का वहां से क्वेश्चन रहेगा, आप इजीली वहां पे फाइंड कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए क्या करना है, जब भी कोई लेक्चर स्टार्ट करते हो उससे पहले जो क्वेश्चंस मैं देता हूँ, आप उसको एक नोटबुक में नोट करो। वो आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में। खैर, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, इन्वायरमेंटल लॉ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल लॉ का मीनिंग। देखो, यहाँ पे जाने से पहले एक बारी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आखिर हम लोग इस लेक्चर सीरीज में कौन कौन सा टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको पहले क्लास में ही बता दिया था कि हम लोग इन्वायरमेंटल लॉ को ना दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक इन्वायरमेंटल लॉ का जो कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ेंगे, जैसे पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल बेसिक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओजोन, ये सब को हम लोग खत्म करेंगे। और हर एक टॉपिक पे एक वीडियोस होगा। और हर एक वीडियोस में कोई भी टॉपिक मान लो, जैसे कि ले लो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज है, तो क्लाइमेट चेंज का मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, कॉजेज, इफेक्ट और सॉल्यूशन मेजर। तो ऐसे 4 से 5 पॉइंट में मैंने पूरा लेक्चर को बनाया है। और इस तरह से मैंने बनाया है कि आपका आंसर राइटिंग में आपको बहुत हेल्प करे। अभी जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसका आपको नोट्स टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा। और ये जितने सारे टॉपिक है सब पढ़ना चाहते हो आप, तो ये इन्वायरमेंटल लॉ का आप प्लेलिस्ट विजिट करो, वहां पे आपको मिल जाएगा। देखो, इसको मैंने बताया ना आपको दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। एक में तो इन्वायरमेंटल लॉ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये सब, इसको अपन पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड में पढ़ेंगे हम लोग लेजिस्लेशन, कुछ लॉज पढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड जो हमारे कंट्रीज में लॉज है वो पढ़ेंगे। देखो, यहाँ पे बहुत सारा है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में 6, 5, 4 जो भी यहाँ से आता है आप उसको देख सकते हो। तो ये जितना सारा यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे एक नया पार्ट में। तो ये सब का भी वीडियोस आपको देखना है तो आप क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट विजिट करो। उसके बाद कुछ इंटरनेशनल और इन्वायरमेंट, बेसिकली इंटरनेशनल लॉ देखेंगे, कुछ डिक्लेरेशन देखेंगे, कुछ प्रोग्राम देखेंगे हम लोग, कुछ समिट जो हुआ है इन्वायरमेंट से रिलेटेड उसको देखेंगे। चलो बैक टू टॉपिक चलते हैं हम लोग। इन्वायरमेंटल लॉ का मीनिंग है ना। मीनिंग देखो, मैंने कल आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या होता है, इन्वायरमेंटल लॉ का। यदि आप फर्स्ट लेक्चर देखे हो वो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। देखो, सबसे पहले इन्वायरमेंटल लॉ कल हम लोग क्या पढ़े थे कि इन्वायरमेंटल लॉ क्या होता है। ऐसे देखो, यहाँ भी थोड़ा थोड़ा मैंने लिख दिया। जब आपके पास पीडीएफ जाएगा ना, आप उसको पढ़ोगे तो आपको बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। इन्वायरमेंटल लॉ, बॉडी ऑफ लॉज, इस तरह से। खैर, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। समझना इंपॉर्टेंट है, फिर तो आप बना पढ़ लोगे, सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये रहा अपना इन्वायरमेंटल लॉ। मान लो ये अपना इन्वायरमेंटल लॉ, ठीक है। इन्वायरमेंटल लॉ आपने पहले क्या देखा था कि ये सर ब्रांच ऑफ लॉ, जैसे सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, बिजनेस लॉ होता है ना, वैसे ही इन्वायरमेंटल लॉ एक लॉ का ब्रांच है। और इसके अंदर बहुत सारा लॉज है, बहुत सारा एक्ट है। जैसे कि बिजनेस लॉ के अंदर बहुत सारा एक्ट है ना, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट। उसी तरह से इन्वायरमेंटल लॉ एक ब्रांच है, इसके अंदर बहुत सारा एक्ट है। देखो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट, बहुत सारा है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो इस तरह से इन्वायरमेंटल लॉ अपने को क्या समझ में आया गया कि इन्वायरमेंटल लॉ जो होता है एक ब्रांच ऑफ लॉ है ना। ये अपना पहला जो लाइन हम लोग पढ़े थे वो क्लियर हो गया। तो इन्वायरमेंटल लॉ क्या करता है, या कोई भी लॉ क्या करता है, आपने क्या पढ़ा था, लॉ क्या करता है।
अब लॉ का बेसिक्स भी पढ़ना है तो उसके लिए आप ज्यूरिस्प्रूडेंस एक करके यहाँ पे प्लेलिस्ट है, आप उसको विजिट करो तो लॉ का बेसिक्स आप वहाँ से सीख सकते हो। अभी भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, तो खैर अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि ये बेसिक्स में प्रॉब्लम आपको होना चाहिए। खैर इन्वायरमेंटल लॉ क्या करता है, कोई भी लॉ क्या करता है, जो प्रॉब्लम होता है ना सोसाइटी में उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो इन्वायरमेंटल लॉ क्या करता है, अच्छा नाम से क्लियर है, इन्वायरमेंटल लॉ, लॉ किसके लिए होगा, इन्वायरमेंट के लिए। ये लॉ किसके लिए होगा भाई, इन्वायरमेंट के लिए। तो ये जो लॉ है ना अपना इन्वायरमेंटल लॉ क्या करता है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है भाई, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, इन्वायरमेंट को सेफ गार्ड करता है। ये जो आप लॉ देख रहे हो ना, ये क्या करता है सर, ये जो इन्वायरमेंटल लॉ है ये हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, सिंपल। और देखो यहाँ पे क्या एक लॉ है इन्वायरमेंटल लॉ में, नहीं, तो यहाँ पे मोर देन वन लॉ, आप इसको बोल सकते हो बॉडी ऑफ लॉ। यहाँ क्या है देखो, बॉडी ऑफ लॉ, और ये बॉडी ऑफ लॉ क्या करता है भाई, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। या बोल सकते हो सेट्स ऑफ लॉ, कलेक्शन ऑफ लॉ, जो आपको बोलना है बोल सकते हो। और यहाँ पे जो कलेक्शन ऑफ लॉ है ये क्या करता है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल लॉ यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये जो हम लोगों का ह्यूमन एक्टिविटी है ना, ह्यूमन बिहेवियर है हम लोगों का, उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है इन्वायरमेंटल लॉ। और भी डिटेल में आपको पढ़ना है, समझना है, तो प्रीवियस वीडियोस आप जाकर देखो। ये तो मैंने मीनिंग के लिए आपको यहाँ पे दे दिया, क्योंकि क्वेश्चंस आता है मीनिंग प्लस ऑरिजिन करके पूछ लिया जाएगा, या फिर मीनिंग प्लस आपसे पूछा जा सकता है स्कोप एंड नेचर, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दे दिया। और उसको डिटेल में समझना है तो प्रीवियस वीडियो आप जाकर देखो। देखो यहाँ पे ना एक मैंने आपके लिए इजी करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप इसको देखो। देखो ये मान लो क्या है, एक 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 लॉ है, ठीक है। ये अच्छा कोई भी लॉ क्या करता है, लॉ में क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे ये मान लो एक लॉ है, इसका नाम है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और इसमें क्या होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन होगा। इसमें क्या होगा भाई, रूल्स एंड रेगुलेशन होगा। ये रूल्स एंड रेगुलेशन क्या करेगा, ये रूल्स एंड रेगुलेशन क्या करेगा, ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करेगा। अब कैसे देखो, इसमें मान लो एक रूल है, सपोज कर लेते हैं, ऐसा कुछ रूल नहीं है, मान लो एक रूल है कि आप ना फैक्ट्री 6 बजे शाम के बाद नहीं चला सकते। एक मान लो ऐसा रूल है, नहीं 6 बजे के बाद आप फैक्ट्री नहीं चला सकते। तो अब इसमें जो रूल्स है, ये रूल क्या कर रहा है, अब जो ह्यूमन बींग है ना वो देखना 6 बजे के बाद फैक्ट्री नहीं चलाए। तो यहां से क्या समझ में आया, ये जो रूल्स रेगुलेशन है ना, ह्यूमन के बिहेवियर को रेगुलेट कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है। कल तक तो मैं 6 बजे आराम से चला रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अब क्या मैं चला पाऊंगा 6 बजे के बाद, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब अपने पास रूल्स एंड रेगुलेशन है कंट्रोल करने के लिए। तो बेसिकली ये सब भी भूल जाओ। तो लॉ क्या करता है, लॉ में बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, और वो क्या करता है भाई, ह्यूमन के बिहेवियर को कंट्रोल करता है, ठीक है। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो। चलो हम लोग देखेंगे, अपने पास जो इतना सारा लॉज है ना, अपने पास जो इतना सारा इन्वायरमेंटल लॉज है उसका ओरिजिन की बात करेंगे, ठीक है। इन्वायरमेंटल लॉ का ओरिजिन कहाँ से है, इसकी बात हम लोग अब थोड़ा सा करेंगे। देखो ओरिजिन आप सिंपल समझो, ओरिजिन को यहाँ पे मैंने समझाया है। जैसे देखो एक रिवर यहाँ पे ऐसे निकल रहा है ना, देखो ये रिवर है। अच्छा ये रिवर का ओरिजिन कहाँ है, देखो आप, ये जो ग्लेशियर है ये ओरिजिन, मान लो आप इसको गंगा है, ये इस रिवर को आप मान लो गंगा है, और ये क्या है, गंगा का भाई ओरिजिन है, मतलब गंगा का स्रोत ये है, गंगा यहां से निकला है, राइजिंग फ्रॉम हेयर, गंगा है ना, ये गंगा का स्रोत है, यहां से ओरिजिन हुआ है ना। तो गंगा का जो गंगोत्री है ये ओरिजिन हो गया। इसी तरह से हमारा जो इन्वायरमेंटल लॉ है ना, इसका ओरिजिन क्या है ये पढ़ने वाले हैं हम लोग। गंगा का ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर, यमुना रिवर है ना अपना, उसका ओरिजिन देखो तो क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर। जैसे सनलाइट हमारे पास है ना, सनलाइट देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया है, सनलाइट जो हमारे पास है, आज जो इतना सारा लाइट देख रहे हो इसका सोर्स क्या है, सन है ना, सन। तो लाइट का जो सोर्स अपने पास सन, तो सन क्या हो गया, लाइट का ओरिजिन हो गया। इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे, अपने पास जो इतना सारा इन्वायरमेंटल लॉ है इसका ओरिजिन क्या है भाई, ये इन्वायरमेंटल लॉ आखिर आया कहां से है। तो आई होप ये सोर्स ऑफ लॉ आप समझ गए होंगे, सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ का एक्सप्रेशन, मतलब कि ये लॉ इवॉल्व कहां से हुआ है, ये जो लॉ हमारे पास इन्वायरमेंटल लॉ है एग्जिस्टेंस में कहां से आया है, यही पढ़ने वाले हम लोग।
आई होप यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। यहाँ पे देखो एक और मैंने रिवर लगाया है समझाने के लिए आपको कि देखो जैसे ये रिवर यहाँ पे आप मेरे नीचे में देख रहे होगे, ये रिवर आपको दिखा रहा है कि कैसे ओरिजिन से रिवर निकल रहा है ना। तो वो जो ओरिजिन है ना वो आपको दिखा रहा है स्रोत। ओरिजिन को हिंदी में स्रोत बोलते हैं, ठीक है, बेसिक आप इतने समझ गए होगे। सोर्स मतलब क्या होता है, ओरिजिन। कभी कभी आपको ओरिजिन पूछ लिया जाएगा या कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा भाई एग्जाम में सोर्स। तो सोर्स का मीनिंग भी ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब भी सोर्स, तो दोनों का मीनिंग एक ही होता है। आप ये ध्यान रखना ना, ठीक है, कि ये जो कोई भी चीज है, मान जैसे यहाँ पे लॉ की बात हो रही है ना, तो लॉ एग्जिस्टेंस में कहाँ से आया वो हो गया उसका ओरिजिन। जैसे गंगा है, ये एग्जिस्टेंस में कहां से आया, गंगोत्री ग्लेशियर से ना, तो गंगोत्री ग्लेशियर क्या हो गया, उसका ओरिजिन हो गया। सिंपल। अपने पास जो इतना सारा लाइट है ना, ये लाइट कहां से आ रहा है, सन से आ रहा है, तो सन क्या हो गया उस लाइट का, ओरिजिन। खत्म कहानी। चलो अब हम लोग देखते हैं इन्वायरमेंटल लॉ का सोर्स क्या क्या है। हम लोग तो जैसे पढ़ लिया ना गंगा का गंगोत्री, तो अब हम लोग देखते हैं इन्वायरमेंटल लॉ जो अपने पास अवेलेबल है इतना सारा, इसका सोर्स क्या है। देखो यहाँ पे बहुत सारा इन्वायरमेंटल लॉ है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट, है ना, एयर प्रिवेंशन है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये सारा जो इन्वायरमेंटल लॉ अपने पास अवेलेबल है, इन्वायरमेंटल लॉ, आखिर इसका सोर्स कहाँ से है, ये सब जो अपने पास बना है ना, कहाँ कहाँ से आया है। देखो सिर्फ मैंने यहाँ पे ना 6 हेडिंग डाल दिया, अभी मैं नीचे इसको डिस्कस करूंगा थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो कॉमन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से भी कुछ कुछ चीज़ें आए हैं। बहुत सारा हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट के द्वारा लॉज बनाया जाता है ना, एक्ट पास करा जाता है, लेजिस्लेशन पास करा जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, उससे भी इन्वायरमेंट लॉ बना है। बहुत सारा जुडिशियल प्रोसेसमेंट से भी बना है, MC मेहता का केस। खैर इंटरनेशनल टेरिटरीज, इंटरनेशनल ट्रीटीज जो होता है, पॉलिसीज प्रोग्राम जो होता है ना, उससे भी बहुत सारा इन्वायरमेंटल लॉज बनता है। तो मतलब इन सब जगह से लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ बनता है। तो ये क्या कहलाएगा भाई, सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ, ठीक है। चलो अब मैं देखता हूं एक एग्जांपल। देखो आप यहां पे मैं आपको यहां बताने वाला हूं सोर्स ऑफ लॉ, ठीक है। सोर्स देखो, अब एक यहां मैं एग्जांपल दूंगा आपको, इस एग्जांपल से ये समझ में आएगा कि इन्वायरमेंटल लॉ का सोर्स क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे एक बायर है मिस्टर ए और एक सेलर मिस्टर बी। मिस्टर बी बायर के बीच में एक प्राइवेट एग्रीमेंट होता है इस लैंड को बेचने के लिए, कि देखो भाई मैं तुम्हारा लैंड खरीदना चाहता हूँ, लेकिन आपको पहले ये जो इतना सारा लैंड फिल है ना, मतलब गार्बेज डंप किया हुआ है, इसको आपको पहले क्लीन करना पड़ेगा। यदि आप इसको पहले क्लीन करोगे तभी मैं आपका लैंड खरीदूंगा। ये प्राइवेट एग्रीमेंट हो गया है किसके बीच में। देखो अब इस एग्रीमेंट में जो बात लिखी हुई, क्या लिखी हुई कि ये जो लैंडफिल, यहाँ पे देखो यहाँ पे एग्रीमेंट का बात लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि आप ये जो लैंड मेरे को दोगे ना, ये जो लैंड आप मेरे को बेचने वाले हो, इसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई, क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन करोगे तभी मैं ये लैंड आपसे लूंगा। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ, देखो यहाँ पे ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया ना एग्रीमेंट। खैर, तो यहाँ जो प्राइवेट एग्रीमेंट हुआ ना, इसमें जो प्रोविजन है क्या चीज से रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल इश्यूज से। मतलब ये गार्बेज क्लीन करना मतलब इन्वायरमेंटल इश्यूज है ना। तो ये जो इन्वायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड प्रोविजन है ना इसमें, और इसमें बात क्या हो रही है कि आप मेरे को जो लैंड दोगे ना, वो इसमें जो लैंड पे इतना सारा कंटामिनेशन है ना, उसको क्लीन करके दोगे तभी मैं लूंगा। ये जो गार्बेज इतना सारा जो लैंड को कंटामिनेट कर दिया है ना, इसको जब तक क्लीन नहीं करोगे मैं लैंड आपका लूंगा नहीं। तो ये क्या एक तरह का एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट तो लॉ ही होता है ना भाई। ये जो एग्रीमेंट है, कहाँ गया पेन, ये जो प्राइवेट एग्रीमेंट है ना अपना, ये प्राइवेट एग्रीमेंट किसका काम करेगा भाई, लॉ। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लॉ। एग्रीमेंट ही तो बनता है कॉन्ट्रैक्ट ना। तो ये जो प्राइवेट एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट में प्रोविजन क्या है, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड। तो यहां पे अपने को समझ में आ गया सर, इन्वायरमेंटल। अब देखो ये जो एग्रीमेंट है ना, ये क्या हो गया, एक तरह का लॉ हो गया। ये जो एग्रीमेंट है ना, ये क्या हो गया, एक तरह का लॉ। और इस लॉ को क्या बोलेंगे हम लोग, इन्वायरमेंटल लॉ। इस लॉ को क्या बोलेंगे हम लोग, इन्वायरमेंटल लॉ। तो देखो ये जो इन्वायरमेंटल लॉ अपने पास आया, आखिर ये इन्वायरमेंटल लॉ कहां से आया, ये प्राइवेट एग्रीमेंट से आया। कहां से आया भाई, ये प्राइवेट एग्रीमेंट। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट एग्रीमेंट क्या है, सोर्स। ये प्राइवेट एग्रीमेंट क्या है, सोर्स, या आप बोल दो ऑरिजिन ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ। अभी देखना मेरे, देखो ये जो प्राइवेट एग्रीमेंट है, ये क्या है, लॉ।
है ना। इससे कौन सा लॉ बना है अपने को, इन्वायरमेंटल लॉ। तो कहीं ना कहीं अपने को ये क्या पता चल रहा है, ये क्या पता चल रहा है कि प्राइवेट एग्रीमेंट से इन्वायरमेंटल लॉ बना। तो मतलब प्राइवेट एग्रीमेंट कहीं ना कहीं क्या बन गया सर, सोर्स। क्या बन गया, सोर्स किसके लिए, इन्वायरमेंटल लॉ के लिए। सिंपल। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि आप इजीली समझ पाओ बात को। चलो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्ड में है, आप उसको देखो। वहाँ तो मैंने बस एग्जाम्पल दे दिया आपको। वहाँ पे मैंने क्या क्या समझाया, सबसे पहले सोर्स का मीनिंग क्या होता है, सोर्स या ओरिजिन में कोई डिफरेंस है, नहीं, दोनों सेम है। तो हम लोग जैसे कि लॉ का सोर्स होता है ना, उसी तरह से हम लोग देखें इन्वायरमेंट का। देखो आपको याद क्या रखना है, याद कैसे रख सकते हो, आपको याद बस ये रखना है। आप ये जब याद रख लोगे ना भाई, आप पूरा 6-7 पॉइंट बना सकते हो। ये आपको ध्यान में रखना है। यदि आप इतना ध्यान में रख लिए तो आप पे, आपको यदि क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, आप इजीली लिख सकते हो। देखो मेन पॉइंटर याद रखना होता है। ये जो इतना सारा मैंने लिख दिया है वो थोड़ी याद रखना है भाई। याद क्या रखना होता है, ध्यान में क्या रखना होता है आपको, जो पॉइंटर्स मैंने लिखा है ना वो आपको ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां भी देखो, यहां पे आपको पॉइंटर मिलेगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा। ये जो पॉइंटर देख रहे हो ना आप, इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सोर्स। ये आप इसको कर सकते हो ओरिजिन। किसका ओरिजिन, इन्वायरमेंटल लॉ का। तो पहला देखो, इंटरनेशनल ट्रीटीज और कन्वेंशंस जो होता है बहुत ग्लोबल। देखो कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई जो इन्वायरमेंटल इश्यूज होता है ना, ग्लोबल नेचर का होता है। एग्जांपल ले लो, ग्लोबल वार्मिंग। इस तरह का जो इन्वायरमेंटल इश्यूज होता है ना, इसमें कोई एक कंट्री कुछ नहीं कर सकता। इसमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे कंट्रीज को एक जगह आके ना वर्क करना पड़ेगा, तभी इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा सकता है। तो इसके लिए क्या होता है, बहुत सारे कंट्रीज मिलके इंटरनेशनल ट्रीटीज करती है, बहुत सारे कंट्रीज मिलके कन्वेंशन करती है। उसके बाद देखो, जब वो ट्रीटीज और कन्वेंशन हो जाती है ना, उसके बाद कंट्रीज अपने देश में आके उससे रिलेटेड कुछ कुछ काम करती है। जैसे आपने स्टॉकहोम पढ़ोगे, आगे उसमें अभी मैं नहीं जाऊंगा, बस अब आपको इजी वे में समझाना ही चाह रहा हूँ। क्या होता है, बहुत सारा ग्लोबल नेचर का जो इन्वायरमेंटल इशूज होता है ना, उसके लिए क्या होता है, बहुत सारे कंट्रीज के बीच में ट्रीटीज होता है। और वो जो ट्रीटीज होता है ना, बहुत सारे कंट्रीज के बीच में, ट्रीटीज भी तो लॉ होता है ना। तो यहाँ से जो बहुत सारे, जैसे कहाँ गया ये पेन, जैसे बहुत सारे कंट्रीज के बीच में मान लो कोई ट्रीटीज हुआ, तो ये ट्रीटी जो है ये भी तो लॉ कहलाएगा। तो कौन सा लॉ, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ना, तो ये कहलाएगा इन्वायरमेंटल लॉ। अब देखो ये जो इन्वायरमेंटल लॉ है ये कहां से आया, ट्रीटी से आया। इसीलिए मैंने पहला पॉइंट लिखा है इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशन, जिसका एक एग्जांपल पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज पे हुआ था, है ना, कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में। खैर ये सब चलो बाद में तो पढ़ना ही है अपने को, इंटरनेशनल तो वहां देखेंगे। दूसरा सोर्स देखो क्या होता है अपने पास इन्वायरमेंटल लॉ का। दूसरा सोर्स ये नेशनल एंड स्टेट लॉ। मतलब कंट्री के द्वारा, स्टेट के द्वारा जो लॉस बनाया जाता है इन्वायरमेंट को रेगुलेट करने के लिए, इंडिविजुअल्स को रेगुलेट करने के लिए, बिजनेसेस को रेगुलेट करने के लिए। तो उस वो सब जो लॉज होता है किसके अंदर, देखो कभी कभी क्या होता है, इसको रफ करता हूं मैं। जैसे हमारा स्टेट है इंडिया, कभी कभी इंडिया क्या करता है, इंडिविजुअल्स को, बिजनेसमैन्स को, है ना, फैक्ट्रीज सबको, ये सबको रेगुलेट करने के लिए, गवर्न करने के लिए क्या होता है, लॉज बनाती है। अब ये जो लॉ है इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो इस तरह के लॉज को, अच्छा देखो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो इसको क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंटल लॉ। अब इस इन्वायरमेंटल लॉ का ओरिजिन क्या है, देखो इंडियन स्टेट बनाया है ना कानून। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मैक्सिमम ये होता है, आप जो देखते हो बहुत सारा लॉज हमारे कंट्रीज में। और ये देखो कंट्रीज बाय कंट्रीज वैरी करेगा। जैसे हमारे यहाँ एयर से रिलेटेड कुछ डिफरेंट लॉज है, वो चाइना में कुछ और हो सकता है ना, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में और हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे दूसरा सोर्स क्या हुआ, नेशनल एंड स्टेट लॉज। तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन। देखो गवर्नमेंट का क्या होता है, बहुत सारा एजेंसी होता है, गवर्नमेंट का बहुत सारा एजेंसी होता है। एजेंसी क्या करता है, बीच बीच में रेगुलेशन इशू करता है। क्या करता है भाई, रेगुलेशन इशू करता है। यही प्रॉब्लम है इसका, बीच बीच में कुछ
टेक्निकल एरर हो जाता है। देखो, तो खैर ये एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन हम लोग समझ लेते हैं पहले, फिर इसको मैं थोड़ा ठीक करूंगा। एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट का बहुत सारा एजेंसी होता है, वो क्या इशू करता है, एक तरह का रेगुलेशन इशू करता है। और ये रेगुलेशन क्यों इशू करता है भाई, ताकि रेगुलेट कर सके। रेगुलेशन नाम से ही क्लियर है, क्यों इशू करा जाएगा भाई, रेगुलेट करने के लिए। किसको, सिटीजन्स को। ठीक है, तो गवर्नमेंट का बहुत सारा एजेंसीज होता है। एजेंसी क्या करती है, रेगुलेशन इशू करती है। किस लिए, रेगुलेट करने के लिए। और ये जो रेगुलेशन होगा ना, किससे रिलेटेड बात कर रहा हूं मैं, अच्छा रेगुलेशन भी एक तरह का तो लॉ ही हो गया ना। और ये जो लॉ है इसको, अच्छा यहाँ पे जो भी मैं बात कर रहा हूं ना, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ये जो रेगुलेशन निकालेगी क्या चीज से रिलेटेड भाई, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये। अब देखो, जिसको इन्वायरमेंट नहीं पता है उसके लिए बेसिक्स इन्वायरमेंट का भी एक लेक्चर है। इन्वायरमेंट का बेसिक, इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, उसको आप पहले देख लो फिर, यदि इन्वायरमेंट नहीं पता है तो। खैर, ये जो रेगुलेशन निकालेगी कैसे से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। अब ये जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशूज, सॉरी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो रेगुलेशन इन्होंने निकाला है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये रेगुलेशन को लॉ। अब सवाल है, इस लॉ को क्या बोलोगे, इन्वायरमेंटल लॉ, सिंपल। तो ये जो इन्वायरमेंटल लॉ है ना अपने पास, इसका एक सोर्स क्या देखे हम लोग, रेगुलेशन। कभी कभी जो गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा रेगुलेशन बनाया जाता है ना, इससे भी इन्वायरमेंटल कानून बन जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल लॉ बन जाता है। तो इन्वायरमेंटल लॉ के लिए कहीं ना कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन भी एक सोर्स हो गया। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेशन निकाल दी, जैसे मान लो, किधर गया, एक पेज रह गया था। जैसे मान लो कोई एडमिनिस्ट्रेशन ये रेगुलेशन निकाल दी, तो ये जो रेगुलेशन है ना, ये क्या कहलाएगा, एक तरह का इन्वायरमेंटल लॉ। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल लॉ का ये रेगुलेशन क्या कहलाएगा भाई, सोर्स। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो आपको, मैं बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया है आपको। नेक्स्ट सोर्स पढ़ने वाले हम लोग, कॉमन लॉ। देखो, बहुत बार क्या होता है, इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हमारे पास आता है ना, बहुत बार इन्वायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए कॉमन लॉ का प्रिंसिपल्स अप्लाई करा जाता है, जिसका एग्जांपल आप देखोगे पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन, है ना। तो बेसिकली आप ये समझो, बहुत बार इन्वायरमेंटल इश्यूज आता है कोर्ट के सामने, उस टाइम कोर्ट क्या करती है, उस पे जो कॉमन लॉ का प्रिंसिपल्स है ना, वो अप्लाई करती है, सिंपल। तो कॉमन लॉ क्या हो गया, एक तरह का सोर्स लॉ का, एक तरह का क्या हो गया भाई, लॉ का सोर्स। तो कॉमन लॉ भी हो गया अपने पास इन्वायरमेंटल लॉ का एक सोर्स। अब देखो, कुछ लोगों को कॉमन लॉ समझ में नहीं आ रहा, तो कॉमन लॉ क्या होता है, कॉमन लॉ इज ए बॉडी ऑफ लॉ। और ये डेवलप कैसे होता है, जुडिशियल डिसीजंस के थ्रू। देखो, बहुत सारा जुडिशियल डिसीजंस जो दिया जाता है ना, आप जो टॉर्ट्स पढ़ोगे तो वहाँ पे खाली जुडिशियल डिसीजंस ही है, सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल डिसीजंस है। तो आपको कॉमन लॉ के बारे में आइडिया होगा, आप आई होप टॉर्ट्स पढ़ के यहाँ पे आए होंगे। खैर, तो कॉमन लॉ समझ के बॉडी ऑफ लॉ होता है जो कि डेवलप होता है बहुत सारा जुडिशियल डिसीजन से। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है, पार्लियामेंट में जो लॉ पास होता है ना, वैसे नहीं बनता है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ कैसे बनता है, जुडिशियल डिसीजन जो बार बार पास करा जाता है ना, वो कलेक्शन होके क्या बन जाता है, कॉमन लॉ। तो बहुत बार ऐसा होता है, इन्वायरमेंटल इश्यूज हमारे पास आता है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वो जो कॉमन लॉ का प्रिंसिपल्स है ना, उसको अप्लाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉमन लॉ है ना, क्या वो कहलाएगा भाई, क्या कहलाएगा, इन्वायरमेंटल लॉ का एक सोर्स, एक तरह का कॉमन लॉ से भी इन्वायरमेंटल लॉ निकला है। अब नेक्स्ट है अपने पास लोकल ऑर्डिनेंस। नाम से क्लियर है, लोकल तो एक लोकल लेवल पे होगा, है ना। तो लोकल लेवल बेसिकली कोई पार्टिकुलर के बात कर रहा है, बेसिक पार्टिकुलर कम्युनिटी का, मान लो कि मेरे सिटी के लिए हो सकता है, या चलो एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक हम लोग लोकल एरिया का एग्जांपल लेते हैं, मुंबई। ठीक है, तो मुंबई के लिए एक कोई मान लो अथॉरिटी एक ऑर्डिनेंस निकालती है सिर्फ मुंबई के लिए। मुंबई, अभी मैंने क्या बोला, लोकल मतलब एक लोकल एरिया के लिए, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए। तो मुंबई में एक अथॉरिटी क्या करती है, एक अथॉरिटी एक ऑर्डिनेंस निकालती है कि 10 साल से ज्यादा जिनका पेट्रोल इंजन हो गया वो बैन हो जाएगा। चलो एग्जांपल है ये, आप इसको अप्लाई मत कर देना भाई। देखो, लोकल ऑर्डिनेंस से कैसे इन्वायरमेंटल लॉ आता है, मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ठीक है, मुंबई मान लो एक लोकल एरिया है, और मुंबई के लिए एक कोई अथॉरिटी है, और उस अथॉरिटी ने एक ऑर्डिनेंस निकाला है कि 10 साल से जिसका ज्यादा पेट्रोल इंजन हो गया ना, वो बैन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा भाई, वो बैन हो जाएगा। तो ये जो ऑर्डिनेंस है ना, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशू है ना। पेट्रोल ज्यादा
बहुत टाइम हो जाएगा तो धुआं निकलेगा, धुआं से इन्वायरमेंट खराब होगा। तो बेसिकली इन्वायरमेंट रिलेटेड इशू है और एक अथॉरिटी ऑर्डिनेंस निकाला है कि 10 ईयर से प्लस जिसका पेट्रोल इंजन है वो बैन हो जाएगा। तो ये ऑर्डिनेंस किसके लिए? सिर्फ मुंबई के लिए। किसके लिए है ये ऑर्डिनेंस? मुंबई के लिए। और ये ऑर्डिनेंस क्या चीज से रिलेटेड इशू एड्रेस कर रहा है? इन्वायरमेंटल इशू। किसको एड्रेस कर रहा है भाई? इन्वायरमेंटल इशूज को। तो ये जो ऑर्डिनेंस है कहीं ना कहीं लॉ का तो काम कर रहा है ना। देखो लोगों का जो अब कल से बिहेवियर होगा, 10 साल से ज्यादा जिनका पेट्रोल इंजन हो गया वो बाहर निकलेंगे गाड़ी को लेके? नहीं निकलेंगे। तो लोगों का बिहेवियर चेंज हो गया, लोग रेगुलेट हो रहे हैं इस ऑर्डिनेंस से। तो ये ऑर्डिनेंस भी क्या कहलाएगा? लॉ कहलाएगा। अब सवाल है ये जो लॉ है किस तरह का लॉ है? इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ना भाई, तो ये इन्वायरमेंटल लॉ कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? इन्वायरमेंटल लॉ। तो अपन क्या देखें यहाँ पे, कभी कभी क्या होता है लोकल ऑर्डिनेंस जो निकलता है ना किसी लोकल एरिया के लिए, तो वो भी इन्वायरमेंटल लॉ का काम करता है। तो लोकल ऑर्डिनेंस से भी क्या निकल रहा है भाई? क्या निकल रहा है? इन्वायरमेंटल लॉ। तो अपन को क्या समझ में आया? लोकल ऑर्डिनेंस से भी निकलता है इन्वायरमेंटल लॉ। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम लोग देखेंगे प्राइवेट एग्रीमेंट। तो मैंने ऑलरेडी पहले ही बता रखा है आपको, बहुत बार क्या होता है ना, प्राइवेट एग्रीमेंट, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट किसी के बीच में हो गया किसी इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज से, तो वो जो प्राइवेट एग्रीमेंट है ना वो भी किसका काम करेगा? एक तरह का इन्वायरमेंटल लॉ का। तो इन्वायरमेंटल लॉ कहीं ना कहीं प्राइवेट एग्रीमेंट से भी निकल रहा है। और ये सारा इन्वायरमेंटल लॉ क्या प्रोवाइड करता है? क्यों ये सारा, अच्छा सिंपल है, इन्वायरमेंटल लॉ क्या चीज़ का काम करता है भाई? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का, नेचुरल इन्वायरमेंट को, नेचुरल रिसोर्स को, ये सब को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और ये जो सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ है ये क्या प्रोवाइड करता है? एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। किस चीज़ के लिए? फॉर प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। ठीक है, किस किस लेवल पे? नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं गाइडलाइंस, सॉरी नेचर एंड स्कोप। क्या पढ़ने वाले हम लोग भाई? नेचर एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ। देखो आप बहुत यदि BLLB किए हो तो आपने बहुत पढ़ा होगा नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, खैर। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ। देखो सबसे पहले नेचर, हम लोग भी बोलते हैं ना इंसान में कि इसका नेचर ठीक नहीं है यार, ये सही नेचर का लड़का नहीं है या सही नेचर की लड़की नहीं है, इसका नेचर ना ये चुगली करता है, ये है ना। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं ना, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना कि ये चुगली नेचर है इसका। यार उसका नेचर, वो तो बहुत ही अच्छा लड़का है यार, वो लड़की बहुत ही अच्छी है। तो इस तरह का हम लोग बोलते हैं ना कि नेचर वाइज बात करते हैं। तो अब हम लोग नेचर किसका देखेंगे? इन्वायरमेंटल लॉ। तो मैं आपको बताता हूँ ये जो इन्वायरमेंटल लॉ है प्रिवेंटिव नेचर का होता है। प्रिवेंटिव नाम से क्लियर है कि प्रिवेंट करने की काम करता होगा ये, है ना, कोई चीज प्रिवेंट करता होगा। तो सवाल है इसका जो नेचर आप सर बता रहे हो कि प्रिवेंटिव है, तो क्या प्रिवेंट करता होगा ये? क्या प्रिवेंट, किसको प्रिवेंट करता होगा ये इन्वायरमेंट को प्रिवेंट करने की काम करता है। इन्वायरमेंटल लॉ किसको प्रिवेंट करने की काम करता है भाई? इन्वायरमेंट को। अब सवाल इन्वायरमेंट को किससे प्रिवेंट तो करेगा ना, किसी चीज से करेगा ना भाई। तो क्या चीज से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, मतलब क्या चीज से प्रिवेंट करेगा? तो इन्वायरमेंट को कोई हार्म ना कर दे, कोई हार्म ना कर दे इन्वायरमेंट को, उससे प्रिवेंट करेगा इन्वायरमेंटल लॉ। सिंपल। इन्वायरमेंटल लॉ का नेचर कैसा है? प्रिवेंटिव। उस लड़के का नेचर कैसा है? गंदा लड़का, वो खराब लड़का है। तो उसी तरह से इन्वायरमेंटल लॉ का नेचर कैसा है? प्रिवेंटिव। ये क्या करता है? इन्वायरमेंट को हार्म करने से प्रिवेंट करता है, इन्वायरमेंट को हार्म करने से प्रिवेंट करता है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। ये नेचर है किसका? इन्वायरमेंटल लॉ का। एक एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कोई ये एक रेसिडेंशियल एरिया है, एग्जांपल है ये एक रेसिडेंशियल एरिया है। और देखो अब इन्वायरमेंटल लॉ यहाँ पे आएगा। एक इन्वायरमेंटल लॉ ये लगा दी हम लोग कि यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया में कोई फैक्ट्री नहीं खोल सकता है, क्योंकि फैक्ट्री खुलेगा तो बहुत ज़्यादा स्मोक निकलेगा, धुआं निकलेगा, यहाँ के लोग का तबियत खराब हो जाएगा, हेल्थ खराब हो जाएगा, है ना। तो एक ये इन्वायरमेंटल लॉ लाए हम लोग, ठीक है, इन्वायरमेंटल लॉ लगा दिए हैं इस एरिया में। अब से क्या होगा भाई? इस रेसिडेंशियल एरिया में फैक्ट्री नॉट अलाउड, ये लॉ लगा दिए। तो अब यहां पे देखो ये इन्वायरमेंटल लॉ क्या कर रहा है भाई? प्रिवेंट कर रहा है किसको? इन्वायरमेंट को। क्या कर रहा है भाई?
प्रिवेंट कर रहा है किसको, इन्वायरमेंट को। क्या चीज से प्रिवेंट कर रहा है कि ये फैक्ट्री लगा के इन्वायरमेंट को हार्म ना कर दे, इन्वायरमेंट को हार्म ना कर दे। इससे क्या कर रहा है इन्वायरमेंटल लॉ, ये जो लॉ है क्या कर रहा है भाई, प्रिवेंट करने की काम कर रहा है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो यहां भी मैंने लिख दिया इन्वायरमेंटल लॉ प्रिवेंट फ्रॉम इन्वायरमेंटल हार्म। ठीक है भाई, चलो नेचर तो अपन क्लियर कर लिए कि नेचर क्या होता है, प्रिवेंटिव नेचर का है और प्रिकॉशनरी नेचर का भी होता है। यहां भी आप देख सकते हो, यहां भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो लाइन है आप अभी जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है यहां पे, और कुछ नहीं है। चलो अब हम लोग देखते हैं स्कोप। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल लॉ का स्कोप। ठीक है, तो सबसे पहला स्कोप देखो इसका, इन्वायरमेंटल लॉ का क्या है। पोल्यूशन को ये कंट्रोल करता है। क्या करता है भाई, इन्वायरमेंटल लॉ पोल्यूशन को कंट्रोल करता है। बहुत सारा इन्वायरमेंटल लॉ है हमारे यहाँ, वो लॉ क्या करता है, पोल्यूशन से बचाता है। अभी जब आगे आप पढ़ोगे ना एयर एक्ट, वाटर एक्ट, तो ये सब क्या करता है, पोल्यूशन को कंट्रोल करता है। इसीलिए मैंने क्या, अच्छा एयर एक्ट या फिर वाटर एक्ट, ये जो एयर एक्ट हुआ ये, या जो मान लो आप इसको, मैंने पेन चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये लोग क्या करेगा भाई, ये प्रिवेंट करने की काम करेगा। ठीक है, पोल्यूशन को कंट्रोल करता है ये सब। तो अपन का पहला पॉइंट यहां से क्लियर हो गया कि इन्वायरमेंटल, एक बार फिर से मैं बोल देता हूं आपको, इन्वायरमेंटल लॉ क्या करता है भाई, इन्वायरमेंटल लॉ पहला है पोल्यूशन कंट्रोल। अब पोल्यूशन कंट्रोल कैसे करता है, उसके लिए आपको इन्वायरमेंटल लॉ का मैं एग्जांपल देता हूं। वाटर एक्ट, एक आपने पढ़ा है एयर एक्ट, है ना। तो चलो ये दोनों का देखो, वाटर एक्ट नाम से क्लियर है, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करता है। एयर एक्ट वाटर एयर पोल्यूशन को, है ना। तो इस तरह से अपन क्या पढ़े कि ये जो इन्वायरमेंटल लॉ है ना कहीं पोल्यूशन कंट्रोल करता है। पहला पॉइंट अपना खत्म। दूसरा क्या है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो आपको ध्यान ये सिर्फ पॉइंटर रखना है, ये पॉइंटर यदि आपको ध्यान रहेगा तो आप पूरा आंसर कर लोगे। ये इतना सारा बात जो मैंने यहाँ पे लिखा है, बहुत इजी लैंग्वेज में ये सब लिखा हुआ है। ये इसीलिए है ताकि जब आप घर पे इस नोट्स को पढ़ोगे, मतलब जब फ्री में आप इस नोट्स को पढ़ोगे फ्री टाइम पे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मान लो टीचर नहीं है पढ़ाने वाला, सिर्फ ये नोट्स आप पढ़ लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। इसीलिए मैं इतना लंबा मैं सिर्फ ये पॉइंटर भी लिख सकता था, मैंने इस पॉइंटर को इसलिए सिर्फ नहीं डाला और इतना सारा मटेरियल इसलिए डाला ताकि आप दोबारा जब इसको पढ़ो ना आपको क्लियर हो जाए। दूसरा स्कोप देखते हैं इन्वायरमेंटल लॉ का क्या क्या है भाई। दूसरा स्कोप है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो इन्वायरमेंटल लॉ जो है ना, ये नेचुरल रिसोर्स के मैनेजमेंट को भी एड्रेस करता है, जैसे कि फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर, लैंड। तो मतलब ये सब जगह पे भी इन्वायरमेंटल लॉ आपको दिखेगा, है ना। तो स्कोप देख लो, क्षेत्र देख लो कितना बड़ा है इसका, फॉरेस्ट पे भी है, मतलब इन्वायरमेंटल लॉ का क्षेत्र देखो, इन्वायरमेंटल लॉ का क्षेत्र फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर, लैंड। तो ये सब एरिया पे भी किसका मतलब ये सब एरिया में भी जो लॉ बनेगा, कौन सा लॉ बनेगा भाई, इन्वायरमेंटल लॉ बनेगा। उसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा मैं आगे मैंने लिखा है एक पॉइंट वहां पे बताऊंगा, ठीक है। अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रीवियस वीडियोस में मैंने ऑलरेडी बता रखा, तो यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, देखो क्लाइमेट चेंज पे भी किसका स्कोप है भाई, इन्वायरमेंटल लॉ का। जैसे आप जानते हो ना, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से बढ़ रहा है, इन्वायरमेंटल लॉ को ना अपना एरिया एक्सपैंड करके ग्लोबल वार्मिंग पे भी बनाना चाहिए लॉज, और बना भी रही है। और इन्वायरमेंटल लॉ ये भी बोलती है जैसे ग्रीन हाउस गैस को आप कम करो, रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, है ना। तो मतलब ये क्या है, इन्वायरमेंटल लॉ का कंसर्न ग्लोबल वार्मिंग भी है। तो मतलब क्या समझ में आ रहा भाई, अपना जो इन्वायरमेंटल लॉ है ना, इन्वायरमेंटल लॉ जो अपना है, इन्वायरमेंटल लॉ का स्कोप क्लाइमेट चेंज पे भी है,
ठीक है, क्लाइमेट चेंज पे भी है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। देखो बहुत बार क्या होता है ना, कोई अभी रिसेंटली मैंने एक घटना पढ़ा कि बिहार में एक पुल, बहुत बड़ा ब्रिज बन रहा था, वो गिर गया, है ना। तो उससे क्या होगा, पूरा जो गंगा में गिरा है वो पूरा गंगा पोल्यूट हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना चाहिए ना, कोई भी यदि हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट को हम लोग प्रपोज करते हैं, तो उससे पहले हम लोगों को ना एक इन्वायरमेंटल लॉ, मतलब आप ऐसा समझो ना, कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग जब प्रपोज करते हैं ना, उस प्रोजेक्ट को प्रपोज मतलब अप्रूव करने से पहले हम लोग को ये असेसमेंट करना चाहिए, असेसमेंट करना चाहिए कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट पे, नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से, तो बेसिकली यहाँ पे आप ऐसे समझो इसको, मैं और इजी करता हूँ। इन्वायरमेंटल लॉ का जो स्कोप है, स्कोप क्या चीज पे है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट प्रपोज करते हो ना, उससे क्या इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे रिलेटेड भी इन्वायरमेंटल लॉ को, इन्वायरमेंट उस पर भी असेसमेंट करता है इन्वायरमेंटल लॉ। तो बेसिकली इन्वायरमेंटल लॉ का जो स्कोप है ना, वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पे भी है। उसके बाद है इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। देखो यहाँ पे इन्वायरमेंटल लॉ ऑल्सो इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन टू एड्रेस ग्लोबल इन्वायरमेंट इशू। एक बात बताओ आप, जैसे क्लाइमेट चेंज जैसा इशू है, ओजोन डिप्लेशन जैसा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस है, ग्लोबल वार्मिंग है, इस तरह का जो इश्यूज है इन्वायरमेंटल इशू, क्या इसमें सिर्फ इंडिया काम करेगा तो काम चलेगा? नहीं। तो इसमें क्या चाहिए ना, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन चाहिए, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन चाहिए, है ना। तो इस पे बहुत सारे कंट्रीज को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि इन्वायरमेंट को हम लोग प्रोटेक्ट कर सके। तो आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये जो नेचर एंड स्कोप इन्वायरमेंटल लॉ का, ये क्या करता है भाई, ये इधर देखो, इधर देखो। चलो थोड़ा सा हम लोग ना कंक्लूजन पे बात करते हैं। ओवरऑल नेचर एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ आर डिजाइन to balance the need for the economic development with the need to protect environment and natural resource for the future generation। बेसिकली यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग को बेसिकली यहाँ पे यहाँ पे बात हो रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि आपको डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, डेवलपमेंट के लिए हम लोग को रिसोर्स यूज करना पड़ेगा। तो आप रिसोर्स का यूज करके डेवलपमेंट तो करो, रिसोर्स का यूज करके आप डेवलपमेंट करो, लेकिन इस तरह से डेवलपमेंट करो ताकि फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर पाए। रिसोर्स का आप यूज करो, डेवलपमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तरह से यूज करो ताकि फ्यूचर जनरेशन भी इसको यूज कर पाए। इसी को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम लोगों को जरूरत है बैलेंस वे में, इस तरह से आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो और इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करो, नेचुरल रिसोर्स को भी प्रोटेक्ट करो। किसके लिए भाई, फ्यूचर जनरेशन के लिए। देखो यहां पे किसके लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए। इसमें क्या सिर्फ एक कंट्री से हो जाएगा? नहीं, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट को भाग लेना पड़ेगा, बिजनेसेस को लेना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल ग्रुप को लेना पड़ेगा, बहुत सारे कम्युनिटीज को लेना पड़ेगा, और बहुत सारे इन्वायरमेंटल पॉलिसीज एंड रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी ये चीज पॉसिबल है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको करना है, लेकिन इस तरह से करना है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, रिसोर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हम लोग ताकि फ्यूचर जनरेशन भी इसको यूज कर पाए, मतलब फॉर फ्यूचर जनरेशन। अब ये क्या सिर्फ एक गवर्नमेंट चाह ले तो होगा? नहीं होगा। गवर्नमेंट के चाहने से सिर्फ नहीं होगा, गवर्नमेंट को चाहना पड़ेगा, बिजनेस को चाहना पड़ेगा, है ना। तो बहुत सारे लोगों को इसमें पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, तभी ये चीज पॉसिबल है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है वेदर इन्वायरमेंटल लॉ इज प्राइवेट और पब्लिक। तो मतलब यहां बात हो रही है इन्वायरमेंटल लॉ प्राइवेट लॉ है या फिर पब्लिक। अब देखो, यदि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन हो रहा है तो देखना, यहाँ पे प्राइवेट मतलब इंडिविजुअल, है ना, पब्लिक मतलब एज ए होल सोसाइटी। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको नहीं पता है प्राइवेट लॉ और पब्लिक लॉ में, तो एक लॉ बेसिक करके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, तो उसमें जाना, आप देखना सिविल लॉ वर्सेस क्रिमिनल लॉ के बीच में मैंने वहां पे कंपेयर किया है और वहां पे डिफरेंसेस बताया। तो वहीं पे मैंने बताया प्राइवेट लॉ और पब्लिक लॉ, आप उसको जाकर देखो। अभी मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा ताकि नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। खैर, तो एक बार बताओ, यदि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन हो रहा है, तो मान लो ये एक इन्वायरमेंट है, इसमें पोल्यूशन रहता है, क्या सिर्फ एक कोई पर्सन
इससे आप बोल लो कि क्या सिर्फ किसी एक पर्सन को डैमेज कॉज हो रहा है कि एज ए सोसाइटी होल। तो यहाँ पे दो चीज है, सोसाइटी और एक इंडिविजुअल। मतलब अपने को यहां से सीधा ये दिख रहा है कि देखो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या डैमेज किसी सिर्फ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या सिर्फ इस एक इंडिविजुअल को डैमेज कर रहा है? नहीं ना। अब देखो इन्वायरमेंटल लॉ पूरे सोसाइटी को डैमेज कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो इंडिविजुअल को भी, जैसे मैं यहाँ पे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन डैमेजेस कॉज करता है इंडिविजुअल को भी और सोसाइटी को भी, है ना, दोनों को कॉज करता है। जैसे मान लो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा स्मोक हो गया, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया, तो क्या सिर्फ वो मेरे को इम्पैक्ट करेगा? नहीं ना, वो पूरे सोसाइटी को भी करेगा। तो मुझे भी क्या करेगा और प्लस पूरे सोसाइटी को भी करेगा, मतलब इस बंदे को भी करेगा और पूरे ये सोसाइटी को भी। ये पॉल्यूशन यहाँ मैं लिख देता हूँ, है ना, ये पॉल्यूशन डैमेजेस कॉज करेगा। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे क्या समझ में आया? चलो यहाँ पे देखो मैंने एक लाइन लिखा, बहुत अच्छा लाइन है ये, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉजेज डैमेज नॉट ओनली टू द पब्लिक। सिर्फ क्या ये पब्लिक तक हो रहा है? नहीं, है ना, नॉट ओनली टू द पब्लिक एज ए होल बट टू द इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन पर्टिकुलर। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो जब कोई इंडिविजुअल, मैं पेन लेता हूं यहाँ पे, देखो व्हेन इंडिविजुअल इज अफेक्टेड, है ना, सिर्फ ये एक पर्सन यहाँ पे अफेक्टेड है तो ये एलोन कोर्ट जा सकता है ना भाई, ये सिर्फ एलोन कोर्ट जा सकता है। जब इंडिविजुअल अफेक्ट होगा तो वो कोर्ट जाएगा, और जब सोसाइटी होल अफेक्ट होगा, ये पूरा सोसाइटी जब अफेक्ट होगा तब भी कोई सिटीजन जा सकता है कोर्ट, लेकिन वहां पे उसको क्या फाइल करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पूरे सोसाइटी की बात हो रही है ना, पूरे सोसाइटी की बात हो रही है, तो उसको क्या फाइल करना पड़ेगा? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसको समझाने से पहले एक चीज समझ लो, यहां से आपका एक चीज तो ऐसे ही क्लियर हो गया कि भाई इन्वायरमेंटल लॉ का जो आप पढ़ रहे हो ना, वेदर पब्लिक और प्राइवेट, ये तो अपने को पहले ही क्लियर हो गया कि ये दोनों दिख रहा है अपने को, ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों दिख रहा है। तो इन्वायरमेंटल लॉ को आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये ब्रांच ऑफ प्राइवेट लॉ है, ये दोनों है। ठीक है भाई, ये आपको दोनों साइड दिख रहा था ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे? सिर्फ ये ब्रांच ऑफ प्राइवेट लॉ? नहीं, इट मे बी ऑल्सो रिगार्ड एज द प्राइवेट लॉ एज वेल एज पब्लिक लॉ। ठीक है, ये दोनों लॉ है, अपने को समझ में आ गया। देखो जब कोई एक इंडिविजुअल अफेक्ट होगा ना तो वो कोर्ट जा सकता है। लोकस स्टैंडाई आप लोग प्रिंसिपल पढ़े हो जूरिस्प्रूडेंस में, खैर। और जब पूरे एज ए होल सोसाइटी अफेक्ट होगा तो कोई भी सिटीजन जाके पीआईएल फाइल कर सकता है कोर्ट में, है ना। चलो ठीक है, यहां तक 3 पॉइंट हम लोग पढ़ लिए, है ना, 3 पॉइंट पढ़ लिए। अब देखो यहां पे, we cannot rightly say environmental law is neither purely branch of public law nor purely branch of private law, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? must can be said on the both sided। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? therefore it is the branch of public from the broader point of view and also branch of private law from the narrower point of view। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं लास्ट में 1 मिनट और आपको लेना चाहता हूँ। आपको इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड और भी यदि वीडियोस चाहिए तो आप जाओ चैनल पे, ये प्लेलिस्ट विजिट करो इन्वायरमेंटल लॉ का, आपको सारा वीडियोस मिल जाएगा। और जो मैं भी वीडियोस में पढ़ा रहा हूँ ना, इसका लेक्चर चाहिए आपको तो लॉयर प्रशांत आपको जाके सिंपल लिखना है टेलीग्राम पे, और आपको वहाँ से नोट्स मिल जाएगा। आप मुझे यदि सपोर्ट करना चाहते हो तो आप मुझे यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ क्या करना है? एक कमेंट करना है। आपको सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना है मत करो, आपका चॉइस है। लेकिन यदि आप यहाँ तक भी पढ़े हो, आपको समझ में आया, तो आप प्लीज़ एक कमेंट कर दो। कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियोज़ बनाने का। नहीं तो इतने बिजी शेड्यूल में कैसे वीडियोज़ बनाता हूँ तो मुझे ही पता है। अभी देखो मेरे को थोड़ी देर में कोर्ट जाना है, आप देखो टाइम कितना हो रहा है, अभी थोड़ी देर में कोर्ट निकलना है ना। तो प्लीज़ आप बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, कमेंट कर दो एक, बस लगेगा कि मेहनत सफल हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।